नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, बीपीएससी म्यूज़िक एग्ज़ाम, यूपीटीजीटी म्यूज़िक एग्ज़ाम और जितनी भी आपकी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम है, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, सभी की स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपकी थ्योरी क्लासेस रेगुलर आपकी चल रही हैं यूट्यूब पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है आपका। तो ये जो क्लास है ये रेगुलर आपकी चल रही है। तो आज आपकी थ्योरी क्लास नंबर 7 है। तो चलिए आज अपनी थ्योरी क्लास नंबर 7 शुरू करते हैं। स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मैं। देखिए आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, यति का पूर्ण विवरण। अब ये कुछ अलग डिफरेंट टॉपिक है। आप सोचेंगे कि यति तो बहुत छोटा सा है, तो कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ यति के बारे में। अब यति क्या है सबसे पहले तो वो जानेंगे। तो यति ताल के 10 प्राणों में से एक यति भी है, मतलब ताल के 10 प्राण होते हैं, उसमें से यति भी एक ताल के 10 प्राणों में आता है। लय के चालक्रम और प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अब लय के अलग अलग चालक्रम होते हैं, जैसे कोई मध्य लय, कोई द्रुत लय, कोई विलंबित लय, कोई अति विलंबित तो कोई अति द्रुत। तो इस प्रकार से जो अलग अलग चालक्रम हैं उसको किस प्रकार से है कि पहले विलंबित, फिर मध्य, फिर द्रुत, फिर विलंबित, फिर मध्य। तो इस प्रकार का जो चालक्रम होता है उसी को यति कहते हैं। तो अब हम यति के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यति कुल 5 प्रकार की होती है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब आपको शायद पता होगी, लेकिन आगे अभी आपको नया भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए 5 प्रकार की यति होती है। समयति, स्रोतोगता यति, गोपुच्छा और आपका मृदंगा और पिपलिका। ठीक है, तो ये आपकी कुल 5 आपकी यति होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका प्राचीन ग्रंथकार भरत मुनि, दत्तिल, मतंग मुनि, सारंगदेव जी सभी ने 3 यतियाँ बताई हैं। अब देखिए यहाँ से आपका नया कुछ शुरू होता है, इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी 3 यति है, दत्तिल के दत्तिलम में भी 3 यति है, मतंग मुनि का बृहदेशी जो ग्रंथ है उसमें भी 3 यति का वर्णन किया गया है, और सारंगदेव जी का जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, इसमें भी 3 यति का वर्णन किया गया है। कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें कि प्राचीन ग्रंथों में कितनी यति का वर्णन मिलता है, तो जिनको 5 पता है तो वो 5 ही लगा कर आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा 3। अब वो 3 यति कौन कौन सी हैं उसके नाम मैं आपको बताता हूँ। समयति, स्रोतोगता यति और गोपुच्छा यति। ये 3 जो यति है इनका वर्णन प्राचीन ग्रंथकारों ने किया है, और बाकी जो 2 यति हैं इनका वर्णन हमको प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी यति का वर्णन प्राचीन ग्रंथ में हमको नहीं मिलता है। कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी यति है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें समा, स्रोतोगता, गोपुच्छा, उसके अलावा पिपलिका, मृदंगा दे देंगे, तो पिपलिका मृदंगा आंसर में आएगा। तो आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब हम बात करें कि जो मृदंगा और पिपलिका जो है, ऐसे हमारी कुल 5 यतियाँ हैं। तो मृदंगा और पिपलिका का कहाँ वर्णन मिलता है? तो सर्वप्रथम मृदंगा और पिपलिका का वर्णन श्रीकंठ जी ने अपने ग्रंथ रस कौमुदी में बताया है। रस कौमुदी में बताया, इसको सही कर लीजिएगा, ये ने की जगह में आएगा यहाँ पे। रस कौमुदी में बताया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मृदंगा और पिपलिका का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम वर्णन इसका कहाँ मिलता है? रस कौमुदी में श्रीकंठ जी द्वारा बताया गया है। तो आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर नॉर्मल सरल सा क्वेश्चन आता है कि यति के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 आएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछें कि प्राचीन ग्रंथों में कितनी यतियों का वर्णन, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो 3 आएगा, और फिर आपके हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप उसको लगाइएगा। फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि अब हम यति के प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे।
अब जितने भी यति के प्रकार हैं उनको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ किस प्रकार से क्या होता है। सबसे पहले हम समयति की बात करेंगे। तो समयति प्रारंभ से लेकर, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए आप, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान लय को समयति कहेंगे। अब देखिए समयति क्या होगा, अगर एक समान आपकी लय चल रही है, जैसे कोई ख्याल गायकी हम गा रहे हैं और उसमें हमने एक लय पकड़ ली, एक टेम्पो पकड़ लिया कि 120 की स्पीड से हम या 160 की स्पीड से हम ख्याल को गा रहे हैं, और उस जो स्पीड है उस स्पीड को बरकरार अगर हम रखते हैं और 160 में ही हम ताने भी गा रहे हैं, आलाप भी गा रहे हैं, एक समान वो लय चले जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समयति कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मध्य लय से शुरू करा और मध्य लय पर ही खत्म करा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मध्य लय से हमने शुरू करा और मध्य लय पे ही उसको खत्म कर दिया, तो ये आपकी क्या होगी, समयति कहलाएगी। तो आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद गति प्रवाह का चित्र देखिए। अब इसमें गति प्रवाह के चित्र दे रखे हैं, हर एक यति का अपना एक गति प्रवाह का चित्र है, तो उसको आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में चित्र देकर पूछा जा सकता है कि ये गति प्रवाह कौन सी यति का है, तो आपको बताते आना चाहिए कि ये समयति का है या स्त्रोतोगता का है या मृदंगा का है, किसी का भी इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए ये चित्र किस प्रकार होगा, इस प्रकार आपको चित्र मिलेगा। अब ये समान है, देखिए समान गति है, तो देखिए समान आपको लय दिख रही है इसमें बराबर, इस प्रकार से चलेगा। अब मैं स्त्रोतोगता यति की बात करता हूँ। स्त्रोतोगता यति की अगर मैं बात करूं, प्रारंभ में इसकी लय विलंबित हो, उसके बाद मध्य और फिर द्रुत हो जाए, तो वो यति क्या कहलाएगी, स्त्रोतोगता आपकी कहलाएगी। यानी प्रारंभ में किसी हो, विलंबित हो, फिर मध्य हो, फिर द्रुत हो। जिस प्रकार से हम ख्याल गायकी गाते हैं, तो हम ख्याल गायकी में क्या करते हैं, पहले विलंबित लय लेते हैं, विलंबित लय के बाद हम उसको बढ़ाते हैं, मध्य लय पे आते हैं, फिर द्रुत लय पे आते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बड़ा ख्याल। जैसे हम बड़े ख्याल में विलंबित, फिर मध्य और फिर द्रुत में उसकी ताने हम गाते हैं, आलाप लेके मध्य में, फिर द्रुत में उसकी ताने हम शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपका बड़ा ख्याल होगा, ये किस एग्जाम्पल में आ जाएगा, स्त्रोतोगता के एग्जाम्पल में। कभी पूछ ले कि बड़ा ख्याल कौन सी यति से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्त्रोतोगता। अगर आपको चालक्रम याद होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, लेकिन अगर आपको चालक्रम याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको क्या है, सबसे पहले चालक्रम इसके याद करना है कि स्त्रोतोगता का चालक्रम क्या है, विलंबित, फिर उसके बाद मध्य और फिर उसके बाद द्रुत। अब इसके गति प्रवाह के चित्र के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़े रूप में बताता हूं। देखिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने छोटे रूप में बताया था, अब इसको मैंने थोड़ा करके भी आपको बता दिया है। ऐसा क्यों है, ये शुरू में देखिए ये थोड़ा लंबा इस प्रकार से इसीलिए जा रहा है कि विलंबित होते होते फिर एकदम ये यहाँ पर आकर द्रुत हो जाएगा, ये मध्य में जाएगा, फिर यहाँ पे आके द्रुत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गति प्रवाह का चित्र है। फिर गोपुच्छा की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में देखिए गोपुच्छा इसका जस्ट उल्टा है, किसका, स्त्रोतोगता का। गोपुच्छा में क्या होगा, पहले द्रुत होगा, फिर मध्य लय होगी और फिर विलंबित होगी। तो आपको याद रखना है कि गोपुच्छा में क्या होगा, पहले द्रुत, फिर मध्य और फिर विलंबित। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे पुराने समय में दीपचंदी ताल में आपकी ठुमरियाँ गाई जाती थी, तो दीपचंदी की ठुमरियाँ को, अब ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है, दीपचंदी की ठुमरियों को खत्म करते समय, यानी कि जब उसको खत्म किया जाता था तो उसकी लय बढ़ा के और फिर वापस उसकी लय कम की जाती थी। तो उसका एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, यह आपका काफ़ी सूटेबल होगा ये एग्जाम्पल गोपुच्छा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके गति प्रवाह के चित्र की अगर हम बात करें तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये देखिए, ये इसका जस्ट उल्टा है, तो ये ऐसा इसका चित्र होगा, यानी कि शुरुआत द्रुत से होगी और जाएगा कहाँ पे, विलंबित पे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब मृदंगम और मृदंगा, मृदंगा को मृदंगम भी कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, इसके दो प्रकार बताए गए हैं। तो पहले प्रकार की बात करते हैं। तो पहले द्रुत लय, बाद में मध्य लय और फिर द्रुत लय, यानी जहाँ से हमने शुरू करा है वहाँ पे ही ये खत्म होगा, यानी पहले द्रुत फिर मध्य फिर द्रुत। और दूसरा प्रकार जो आपका है, पहले मध्य फिर बाद में विलंबित और फिर मध्य, यानी जहाँ से हमने शुरू करा है वहीं पे ये मृदंगा खत्म होगा। इसके बाद अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, मृदंगा के बाद आपकी आएगी पिपलिका। तो पिपलिका में भी कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बताता हूँ किस प्रकार से क्या है। तो इसका गति प्रवाह का चित्र देखिए, मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार का होगा। ये इसका गति प्रवाह का चित्र होगा आपका। तो आप याद रखिएगा कि पहले जो हम चले, तो पहले हमने द्रुत लिया, फिर हमने मध्य लिया और फिर द्रुत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य लिया, फिर विलंबित लिया, फिर मध्य लिया, यानी वहीं पर घूम फिर कर ये जो यति है इस प्रकार से इसका चालक्रम चलता है, लय का चालक्रम। फिर इसके बाद हम बात करें पिपलिका की। तो पिपलिका प्रारंभ में विलंबित लय, बाद में मध्य और अंत में फिर विलंबित। अब यहाँ पे विलंबित पहले आएगी, यानी विलंबित फिर मध्य फिर विलंबित। और दूसरा जो प्रकार है उसमें मध्य फिर द्रुत और फिर मध्य। इसके पहले वाले में आपके मृदंगा में क्या था, मध्य फिर विलंबित फिर मध्य था, लेकिन इसमें द्रुत आ जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा चेंजेस आपको पिपलिका और मृदंगा में देखने को मिलेगा। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसमें गति प्रवाह, अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए क्योंकि इन दो यतियों का कोई एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा होता ही नहीं, हम इस प्रकार से गाते ही नहीं कि पहले द्रुत में चले गए फिर मध्य में आ गए फिर एकदम द्रुत कर लिए, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, द्रुत जाने के बाद हम अति द्रुत जाएंगे लेकिन मध्य में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो ये दो यतियों का कम ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शायद प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और फिर बाद में इसका बहुत बाद में, मतलब इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है और फिर बहुत बाद में इसका वर्णन रस कौमुदी में श्रीकंठ जी ने किया है। अब देखिए फिर इसका गति प्रवाह का डायग्राम कैसा होगा। तो ये कुछ डमरू के आकार का आपका होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डमरू। पहले तो आपको ये याद रखना है। अब ये डमरू किस प्रकार से होगा, डमरू आपको पता ही है कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग एक बार फिर से मैं आपको बना के बताता हूं। अब शायद आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो ये आपका था गति प्रवाह का, इस प्रकार आपका यति कंप्लीट होता है। अब जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें यति के बारे में बता दी है, यति के चाल क्रम और यति के प्रकार और यति का वर्णन कहाँ किस प्रकार मिलता है, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अभी देखिए मैंने आपका टेस्ट अभी लॉन्च कर दिया है, जो जिसकी चर्चा अभी काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो वो टेस्ट की प्राइस आपकी 101 है। उसमें काफ़ी आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैंने लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। मैं थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को उसमें मिलेंगे। ये देखिए, ये मैंने आज ही आपके टेलीग्राम पे ये क्वेश्चंस मैंने डाले थे। देखिए क्या है क्वेश्चंस। गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेर होते हैं? तो देखिए इसका आंसर है 25। गज़ल के अंतिम शेर को क्या कहते हैं? तो इसको मक्ता कहते हैं। फिर बहिर्गीत की शुरुआत किसने की? तो राक्षसों ने की। उसके बाद दुख से व्याकुल क्रोध युक्त विश्रांति होने वाले पात्र के दोषों को छुपाने के लिए किस गीत को गाया जाता है? तो वो कौन सा है? अंतरा है। इसके बाद इनमें से किस कलाकार को ग्रैमी अवार्ड मिला है? तब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारों ने यहाँ पे गलतियाँ करी हैं। इसमें पंडित विश्व मोहन भट्ट जी तो हैं ही सही, उस्ताद जाकिर हुसैन जी भी हैं। तो कहने का मतलब यूँ कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मेरा टेस्ट है उसमें
देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस उसमें देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं टफ से टफ लाने के लिए आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम के बताए हैं, ऐसे मैंने 10 क्वेश्चन उसमें टेलीग्राम पे डाले हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के उनको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे डेली मैं 5 क्वेश्चंस आपके कराता हूँ, तो आप उसको करिए और टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा जो टेस्ट है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको अगर आपको समझना है तो आप उस पर जाके समझ सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और जितनी भी थ्योरी क्लासेस हुई हैं सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको अगर मेरी क्लासेस और मेरे वीडियोस ऐसा लगता हो कि मैं अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ और कुछ नई चीज़ें बताता हूँ और दिल से आवाज़ आए, तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।